हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया था पावर शेयरिंग, उसको आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो पीछे वाली वीडियो में हमने क्या पढ़ लिया था, ज़रा मैं आपको रिकॉल करा देता हूँ। हमने पीछे वाली वीडियो में पढ़ा था मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। श्रीलंका में किस तरह से सिहला कम्युनिटी ने अपनी पावर को बढ़ाते हुए तमिलों को, चाहे वो श्रीलंकन तमिल हो या इंडियन तमिल्स हो, उनको कैसे हर अपॉर्चुनिटी से दूर रखा और कैसे उन्होंने 1956 में उनकी लैंग्वेज को, सिहला लैंग्वेज को ऑफिशियल बना दिया। सारी जॉब सिर्फ सिहलाओं को दी और तमिलों को दूर रखा। फिर तमिलों ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई, पॉलिटिकल पार्टीज बनाई, एक सिविल वॉर हुआ और बहुत सारे लोग मारे गए। तो ये पार्ट हम पढ़ चुके थे। अब हमें नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करना था, एकोमोडेशन इन बेल्जियम। हमने पढ़ा था कि बेल्जियम में डच और फ्रेंच और डच ऐसी दो कम्युनिटीज़ है ना। हमने पढ़ा था कि बेल्जियम जो कंट्री है उसके अंदर डच जो है वो मेजोरिटी में है और फ्रेंच जो है वो माइनॉरिटी में है, और ब्रसल्स के अंदर फ्रेंच मेजोरिटी में है और डच माइनॉरिटी में है। तो वो एक दूसरे की फीलिंग्स को समझते थे, इस वजह से उन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंजेस किए। और वो पीरियड था 1970 से 1993। 1970 से 1993 के पीरियड में उन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में 4 चेंजेस किए। उन 4 चेंजेस के द्वारा उन्होंने कोशिश की कि वो जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है उसको भी इक्वल पावर दे। तो उन्होंने ऐसे कुछ चेंजेस किए जिससे उनके देश में प्रॉपर पावर शेयरिंग हो गई, और उस पावर शेयरिंग की वजह से किसी के ऊपर अन्याय नहीं हुआ, और मेजोरिटी हो या माइनॉरिटी हो सबको इक्वल पावर मिल गई। तो देखते हैं कि कौन से उन्होंने 4 चेंजेस किए थे। उसके लिए वर्ड यूज होता है एकोमोडेशन। हाउ डू दे सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स। उन्होंने अपने एथनिक कंपोजिशन वाले प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा आता है इक्वल मिनिस्टर्स। ये देखिए मैंने यहाँ पे रेड कलर मार्क किया है कि उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में क्या किया। कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब्स दैट द नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स शैल बी इक्वल। उन्होंने क्या किया, बेल्जियम की सेंट्रल गवर्नमेंट में, ये देखिए बेल्जियम की सेंट्रल गवर्नमेंट में जो मिनिस्टर्स होंगे वो डच और फ्रेंच के दोनों के इक्वल होंगे। मेजोरिटी किसकी है, डच की, माइनॉरिटी किसकी है, फ्रेंच की, फिर भी फ्रेंच को इक्वल मिनिस्टर्स मिलेंगे, है ना। Some special laws required the support of majority of members from each linguistic group. उन्होंने कुछ लॉज भी बना दिए जिसके द्वारा दोनों लिंग्विस्टिक ग्रुप्स को सपोर्ट मिलेगा, उनके मेंबर्स को सपोर्ट मिलेगा, है ना। Thus, know what's wrong if the majority community rules. अब यहाँ पे एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है ना। व्हाट्स रॉन्ग इफ द मेजोरिटी कम्युनिटी रूल्स। क्वेश्चन आता है कि क्या फर्क पड़ता है अगर सिर्फ मेजोरिटी की सरकार हो। तो फर्क पड़ता है। अगर सिर्फ मेजोरिटी की सरकार है मतलब वहां पे माइनॉरिटी पे अन्याय हो सकता है। तो क्वेश्चन अगर पूछा जाता है कि क्या गलत है अगर सिर्फ मेजोरिटी को ही पावर मिले, तो गलत है। देश में झगड़े होते हैं, सिविल वॉर की कंडीशन क्रिएट होती है। अब सिहला श्रीलंका का एग्जांपल ले लो। इफ सिहलास डोंट रूल इन श्रीलंका, वेयर एल्स विल दे रूल। अब कुछ लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि मेजोरिटी में है तो उनका अधिकार है लड़ने का। ऐसा नहीं है, भले ही वो मेजोरिटी में है बट दे शुड वर्क विद माइनॉरिटी। उनको माइनॉरिटी के साथ लेके चलना चाहिए, तब जाके सब कुछ ठीक हो सकता है। एक सिंगल कम्युनिटी कोई भी डिसीजन अकेली नहीं ले सकती है। एक सिंगल कम्युनिटी देश को नहीं चला सकती है। देश में अगर शांति चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए, तो दोनों कम्युनिटीज को पावर मिलनी चाहिए। तो हमारा पहला पॉइंट था इक्वल मिनिस्टर्स फॉर बोथ द कम्युनिटीज इन सेंट्रल गवर्नमेंट। दूसरा था मेनी पावर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। अब देखिए सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में भी पावर शेयरिंग करवा दी। पहले तो दोनों कम्युनिटीज को इक्वल मिनिस्टर दे दिए, अब उन्होंने सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में भी पावर शेयरिंग करवा दी। तो क्या पावर शेयरिंग हुई, मेनी पावर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट की कुछ पावर लेके हैव बीन गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट्स। उन्होंने वो पावर स्टेट गवर्नमेंट को दे दी ताकि स्टेट गवर्नमेंट को भी पावर मिले और फेडरलिज्म जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही मजबूत बना रहे। ठीक है। तो मेनी पावर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट्स ऑफ द टू रीजन्स ऑफ द कंट्री। चाहे वो वेलोनिया रीजन हो चाहे वो फ्लेमिश रीजन हो, हर जगह पे उन्होंने सेंट्रल और स्टेट दोनों की पावर, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर कुछ स्टेट को दे दी ताकि स्टेट को ऐसा ना लगे कि उनके पास कोई पावर ही नहीं। द स्टेट गवर्नमेंट्स आर नॉट सबऑर्डिनेट टू सेंट्रल गवर्नमेंट। अब देखिए स्टेट गवर्नमेंट को पावर दी सेंट्रल गवर्नमेंट ने, इसका मतलब ये नहीं कि स्टेट सेंट्रल के अंडर में काम करेगा। भले ही पावर सेंट्रल गवर्नमेंट से मिली हो, फिर भी स्टेट गवर्नमेंट एक इंडिपेंडेंट है, अपना काम खुद करेगा। स्टेट गवर्नमेंट सबऑर्डिनेट नहीं है, किसी के अंडर में रह के काम नहीं करेगा। तो दूसरा पॉइंट हमारा मिलता है, दूसरा पॉइंट हमारा बनता है कि मेनी पावर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन टू स्टेट। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी कुछ पावर स्टेट गवर्नमेंट को दे दी। तो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट इस तरह से भी पावर शेयरिंग हो गई। अब हम ब्रसल्स की बात करते हैं। हमने पढ़ा था कि ब्रसल्स में फ्रेंच की मेजोरिटी है।
जैसे यहाँ पे फ्रेंच को पावर मिली डच की तरफ से, उसी तरह से यहाँ पे फ्रेंच ने भी डच को पावर दे दी। मतलब एक दूसरे की फीलिंग्स को समझा उन्होंने। तो ब्रसल्स में क्या हुआ, ब्रसल्स की एक सेपरेट गवर्नमेंट है, सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बोथ द कम्युनिटीज हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। अब यहाँ पे भी दोनों कम्युनिटीज को इक्वल रिप्रेजेंटेटिव्स मिलेंगे, इक्वल इलेक्टेड मेंबर्स मिलेंगे। दोनों कम्युनिटी फ्रेंच मेजोरिटी में है, डच माइनॉरिटी में, भले ही डच माइनॉरिटी में है तो भी उनके इक्वल रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे। द फ्रेंच स्पीकिंग पीपल एक्सेप्टेड, देखिए यहाँ पे दूसरों का इंपॉर्टेंस हमें एक्सेप्ट करना है, दूसरे लोगों की फीलिंग्स को एक्सेप्ट करना है। तो यहाँ पे फ्रेंच मेजोरिटी में है, कहाँ पे, ब्रसल्स में। तो फ्रेंच लोगों ने एक्सेप्ट किया, क्या एक्सेप्ट किया, इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन ब्रसल्स बिकॉज डच स्पीकिंग कम्युनिटी हैज एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन सेंट्रल गवर्नमेंट। यहाँ पे फ्रेंच ने क्यों डच को पावर दी, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट में डच ने फ्रेंच को पावर दी थी। देखो सेंट्रल गवर्नमेंट में डच ने पावर दी, इसलिए ब्रसल्स में फ्रेंच ने पावर दे दी। तो एक दूसरे को पावर उन्होंने शेयरिंग कर दी, एक दूसरे को पावर दे दी। तो हमारा तीसरा पॉइंट बनता है सेपरेट गवर्नमेंट फॉर ब्रसल्स एंड इक्वल रिप्रेजेंटेशन फॉर बोथ द कम्युनिटीज। जैसे यहाँ पे इक्वल मिनिस्टर्स थे तो यहाँ इक्वल रिप्रेजेंटेशन है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट में इक्वल मिनिस्टर्स थे तो ब्रसल्स में इक्वल रिप्रेजेंटेशन है। ओके, फोर्थ पॉइंट उन्होंने बनाया पावर शेयरिंग का, और फोर्थ पॉइंट था कम्युनिटी गवर्नमेंट, थर्ड लेवल। जैसे अपने इंडिया में थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट है ना, जिसे हम लोकल, इंडिया में लोकल गवर्नमेंट कहते हैं, इन्होंने यहाँ पे कम्युनिटी गवर्नमेंट बना दिया, जिसमें उन्होंने डच और फ्रेंच को लोकल लेवल में भी, उनके अलावा जर्मन स्पीकिंग हो या और कोई लैंग्वेज हो, उनको भी रिप्रेजेंटेशन देने का मौका दिया। तो इस तरह से इन्होंने लोकल गवर्नमेंट तक पावर शेयरिंग को फैला दिया, डीप, इसे कहते हैं डीप पावर शेयरिंग। Okay, so apart from central and state government, there is third kind of government, and this government is community government. तीसरी लेवल, जैसे इंडिया में सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल, उसी तरह से यहाँ पर भी सेंट्रल, स्टेट एंड कम्युनिटी गवर्नमेंट। ओके, तो ये कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या है, कम्युनिटी गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी। एक लैंग्वेज कम्युनिटी के लोग अपनी गवर्नमेंट को इलेक्ट करेंगे, चाहे वो डच हो, फ्रेंच हो या जर्मन हो। नो मैटर वेयर दे लिव, वो कहाँ रहते हैं इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक गांव में अगर डच है तो उनकी खुद की गवर्नमेंट रहेगी, फ्रेंच है तो उनकी खुद की गवर्नमेंट रहेगी, जर्मन है तो उनकी खुद की गवर्नमेंट रहेगी। दिस गवर्नमेंट हैज़ द पावर रिगार्डिंग टू, अब ये गवर्नमेंट के पास कौन सी पावर है, कल्चरल, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज। तो कम्युनिटी गवर्नमेंट होना बहुत ज़रूरी है। अपने इंडिया में अगर ऐसा करेंगे तो इंडिया में एक गांव में 8-10 प्रकार की कम्युनिटी है, तो 8-10 प्रकार की गवर्नमेंट बन जाएगी। तो इंडिया में पॉसिबल नहीं है, लेकिन उनके देश में 2 कम्युनिटी है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 कम्युनिटी है, इसलिए उन्होंने कम्युनिटी लेवल, थर्ड लेवल पे कम्युनिटी गवर्नमेंट बना दिया, ताकि डच हो किसी गांव में, फ्रेंच हो या जर्मन हो, सबको अपनी अपनी गवर्नमेंट बनाने का मौका मिले और पावर शेयरिंग हो जाए। तो ये 4 पॉइंट है। पहला पॉइंट इक्वल मिनिस्टर्स इन सेंट्रल गवर्नमेंट, देन मेनी पावर्स ऑफ, सेकंड पॉइंट में मेनी पावर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट गिवन टू स्टेट एंड स्टेट इज नॉट सबॉर्डिनेट। थर्ड पॉइंट, ब्रसल्स की सेपरेट गवर्नमेंट रहेगी और ब्रसल्स में भी पावर शेयरिंग होगी फ्रेंच और डच के बीच में, उसमें दोनों को इक्वल रिप्रेजेंटेटिव, पहले में इक्वल मिनिस्टर्स, तीसरे में इक्वल रिप्रेजेंटेटिव, और फोर्थ में है कम्युनिटी गवर्नमेंट, डच हो, फ्रेंच हो, कोई भी हो। अब पावर शेयरिंग करने के फायदे क्या क्या होते हैं, देखिए, दे हेल्प टू अवॉइड सिविक टैरिफ बिटवीन टू मेजर कम्युनिटीज। जो जनता के बीच में झगड़े, टैरिफ, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं ना, ये अवॉइड हो जाते हैं। पावर शेयर करना बहुत जरूरी है, चाहे फैमिली में हो, चाहे गांव में हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो। मेजोरिटी मनमानी नहीं कर सकती, दे शुड शेयर देयर पावर, अदरवाइज माइनॉरिटी विल स्ट्रगल, माइनॉरिटी विल रिबेल, वो लड़ेंगे अपनी पावर लेने के लिए। दे हेल्प टू अवॉइड अ पॉसिबल डिवीजन ऑफ कंट्री ऑन लिंग्विस्टिक लाइंस, लैंग्वेज के बेसिस पे देश टूटने से बच जाएगा। अगर पावर शेयरिंग करेंगे, सारी लैंग्वेज के लोग, सारे रिलीजन के लोग, सारे अलग अलग कल्चर के लोगों को अगर हम पावर देंगे, तो इससे देश के टूटने के, देश के विभाजन होने के जो चांसेस है वो कम हो जाते हैं। व्हेन मेनी कंट्रीज ऑफ यूरोप केम टुगेदर, अब देखिए बेल्जियम इतना इंपॉर्टेंट क्यों बन गया, क्योंकि बेल्जियम ने पावर शेयरिंग की, पावर शेयरिंग की तो लोग उनके मॉडल को फॉलो करने लग गए। इसलिए जब यूरोपियन यूनियन नाम का ग्रुप बना 26 देशों को मिलाकर, तो उन्होंने अपना हेडक्वार्टर बेल्जियम की कैपिटल सिटी ब्रसल्स में बनाया। ये देखिए ब्रसल्स में उन्होंने अपना हेडक्वार्टर बनाया, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए बेल्जियम के इस मॉडल से, कि बेल्जियम ने कैसे डच और फ्रेंच ने, और फ्रेंच और डच ने एक दूसरे को पावर दे दी, कभी वो झगड़ा नहीं करते थे, कभी वो एक दूसरे को निग्लेक्ट नहीं करते थे। तो ये देखकर उन्होंने हेडक्वार्टर जो था यूरोपियन यूनियन का, यूरोपियन यूनियन में जो देश है 25-26 देश, उनका हेडक्वार्टर उन्होंने ब्रसल्स में बना दिया। इसकी फोटो आप देख सकते हो, इफ़ यू सर्च यू विल गेट इट्स फोटोग्राफ। हेडक्वार्टर की बिल्डिंग है बहुत बढ़िया सी,
वो ब्रसल्स में है। तो इस तरह से बेल्जियम ने अपनी पावर डिवाइड की और प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया, है ना। अब क्वेश्चन आता है कि व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम दिस टू स्टोरीज ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका, हमने इन दोनों स्टोरीज से क्या सीखा, है ना। तो पहली बात तो दोनों के दोनों देश डेमोक्रेटिक है, लेकिन एक देश पावर शेयरिंग करता है, दूसरा नहीं करता है ना। तो बेल्जियम से हमने क्या सीखा, सबसे पहले बेल्जियम की बात कर लेते। तो बेल्जियम में हमने ये सीखा कि द लीडर्स हैव रियलाइज्ड, जो लीडर्स है ना उनको ये पता चल गया, क्या पता चल गया कि अगर हमें देश की यूनिटी बचाए रखनी है, अगर हमें देश में शांति चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हमें रिस्पेक्ट करना पड़ेगा दूसरों की फीलिंग्स का, फीलिंग्स एंड इंटरेस्ट, दूसरे क्या चाहते हैं, दूसरी कम्युनिटी के लोग क्या चाहते हैं, उसका रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, उनकी डिमांड्स को समझना पड़ेगा, ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज एंड रीजन्स, वो कहाँ रहते हैं, कौन सी कम्युनिटी के हैं। मेजोरिटी कम्युनिटी को ये पता चल गया कि हमें माइनॉरिटी की फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, है ना। सच रियलाइजेशन, ये उनको रियलाइज हुआ, और ये रियलाइज होने की वजह से क्या हुआ, रिजल्टेड म्यूचुअली एक्सेप्टेबल एग्रीमेंट्स, वो मैच्योर मैच्योरिटी दिखाई उन्होंने, उन्होंने जिद नहीं पकड़ी कि हम मेजोरिटी में हैं तो हम पावर नहीं देंगे, उन्होंने दूसरों की साथ पावर शेयरिंग की, उन्होंने एक्सेप्ट किया कि भले ही हम मेजोरिटी में हो लेकिन माइनॉरिटी को साथ में लेके चलेंगे। तो उन्होंने माइनॉरिटी के साथ एग्रीमेंट किया और उनके साथ पावर शेयरिंग, उनको पावर दी। गांव में भी, घर में भी ऐसा ही होता है, बड़े भाई को हमेशा अपने छोटे भाई को पावर देनी चाहिए, कुछ डिसीजंस लेने की पावर छोटे भाई के पास देनी चाहिए, नहीं तो छोटा भाई फिर खुश नहीं रहेगा, है ना। तो यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ। तो बेल्जियम से हमने ये सीखा कि मेजोरिटी शुड रिस्पेक्ट द फीलिंग्स एंड इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी, है ना। लेकिन श्रीलंका में हमें क्या पता चला कि श्रीलंका में मेजोरिटी अगर चाहे तो मनमानी कर सकती है, मेजोरिटी चाहे तो माइनॉरिटी के ऊपर डोमिनेंस, ये देखिए, मेजोरिटी अगर चाहे तो माइनॉरिटी के ऊपर डोमिनेशन कर सकती है, उनके इंटरेस्ट को रिफ्यूज कर सकती है, उनकी पावर शेयरिंग को रिफ्यूज कर सकती है। लेकिन ये अच्छी बात नहीं है, वो माइनॉरिटी को अंडरमाइन कर सकते हैं, माइनॉरिटी को अंडरमाइन कर सकते हैं, मेजोरिटी जो है वो माइनॉरिटी को अंडरमाइन कर सकती है। माइनॉरिटी को अंडरमाइन करना मतलब उनकी बात न मानना, उनकी डिमांड्स को न मानना, माइनॉरिटी को निगलेक्ट करना, हर जगह से उनको निगलेक्ट करते जाना, ये कर सकती है, और ऐसा करने से सिविल वॉर होता है, देश में प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। तो बेल्जियम का जो मॉडल है वो बहुत ही खूबसूरत है, और हमने भी कुछ ऐसा ही किया है, अपने देश में भी पावर शेयरिंग है, आगे हम पढ़ेंगे कि किसको किसको हमने पावर दी है ना। लेकिन श्रीलंका पावर शेयरिंग नहीं कर रहा है। अब एक और हमारे पास क्वेश्चन आता है कि पावर शेयरिंग करना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। तो दो कारण है उसका, एक है प्रूडेंशियल रीजन और एक है मॉरल रीजन। प्रूडेंशियल रीजन में क्या है वो पढ़ लेते हैं। इट हेल्प्स टू रिड्यूस पॉसिबिलिटी टू कन्फ्लिक्ट। पावर शेयरिंग से झगड़े नहीं होते, सिंपल है, पावर शेयरिंग करने से सोशल ग्रुप्स में, लिंग्विस्टिक ग्रुप्स में, रिलीजियस ग्रुप्स में, हिंदू मुस्लिम हो या फिर डच फ्रेंच हो, कोई भी ग्रुप हो, कल्चरल कोई भी ग्रुप हो, उसमें झगड़े नहीं होते। पावर शेयरिंग से और क्या होता है, पावर शेयरिंग इज गुड वे टू एंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर एंड नॉन वायलेंस। पावर शेयरिंग करने से क्या होता है, तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आती है, लोग झगड़ा नहीं करते, वायलेंस का रास्ता नहीं अपनाते, नॉन वायलेंस मतलब शांति बनी रहती है पावर शेयरिंग करने से। अगर हम कभी मेजोरिटी वाले अपनी इच्छा को इम्पोज कर देंगे दूसरों के ऊपर, देखो इम्पोजिंग द विल ऑफ मेजोरिटी कम्युनिटी ओवर अदर्स में लुक लाइक अट्रैक्टिव ऑप्शन। देखो क्या होता है कि मेजोरिटी अगर मनमानी करेगी ना तो 2 4 8 10 दिन के लिए अच्छा लगता है, महीने भर के लिए अच्छा लगेगा, लेकिन हमेशा के लिए आप अपनी मनमानी नहीं चला सकते, क्योंकि माइनॉरिटी वाले कभी ना कभी तो जागेंगे, कभी ना कभी तो आवाज उठाएंगे। तो टेम्पररी बेसिस पे दूसरों को दबाना, इट लुक्स गुड टेम्पररी बेसिस पे, देखिए शॉर्ट रन, बट इन लॉन्ग रन अगर आपको देश हमेशा बनाए रखना है, देश की यूनिटी को, एकता को, अखंडता को बनाए रखना है, तो हमें माइनॉरिटी को पावर देनी ही पड़ेगी, है ना। ट्रेनिंग ऑफ मेजोरिटी, अगर मेजोरिटी मनमानी करती है, जबरदस्ती करती है, इज नॉट जस्ट ऑप्रेसिव फॉर द माइनॉरिटी, इट ऑफन ब्रिंग्स र्यून टू मेजोरिटी एज वेल। अगर मेजोरिटी कम्युनिटी जबरदस्ती करती है तो इससे माइनॉरिटी को तो नुकसान है ही है, मेजोरिटी को भी नुकसान है। कैसे नुकसान है, माइनॉरिटी तो चलो ठीक है लड़ाई लड़ेगी उनके साथ, लेकिन मेजोरिटी कम्युनिटी को एक घमंड आ जाएगा और शायद मेजोरिटी कम्युनिटी भी अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो जाए। तो पावर शेयरिंग प्रूडेंशियल रीजन है, पावर शेयरिंग करना जरूरी है जिसमें झगड़े नहीं होते। तो इंडिया ने ऐसा क्या किया, तो इंडिया ने रिजर्वेशन दे दिया, इसका एग्जाम्पल बनता है रिजर्वेशन। हमने SC ST कम्युनिटी को रिजर्वेशन दिया लोकसभा में, सेंट्रल गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में, जिस वजह से SC ST कम्युनिटी की जो प्रॉब्लम्स थी वो सॉल्व हो गई और अपने देश में किसी भी प्रकार का कोई भी सोशल कन्फ्लिक्ट क्रिएट नहीं होता है ना। तो पावर शेयरिंग का मेन पार्ट बनता है प्रूडेंशियल रीजन, क्यों पावर शेयरिंग करना चाहिए, प्रूडेंशियल रीजन, और इसमें पहला पॉइंट बनता है
इट हेल्प्स टू रिड्यूस द कन्फ्लिक्ट्स, झगड़े रुक जाते हैं। एक मॉरल रीजन आता है पावर शेयरिंग में, है ना। जैसे हम सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट, हमने पढ़ा था कि जब सेंट्रल और स्टेट दोनों लोकल को पावर देते हैं तो इसको फेडरलिज्म कहते हैं। तो लोकल को अगर पावर मिल गई तो लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लोकल गवर्नमेंट में लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कौन उनके लिए काम करता है। तो ये मॉरल रीजन है ना। देखते आगे पता चल जाएगा। पावर शेयरिंग इज वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। देखो डेमोक्रेसी की खासियत है, पावर शेयरिंग एक डेमोक्रेसी की बहुत अच्छी खासियत है। क्योंकि लोग डेमोक्रेसी को पसंद क्यों करते हैं? क्योंकि डेमोक्रेसी में राइट्स है, अधिकार है, पावर शेयरिंग होती है, इक्वालिटी होती है ना। द डेमोक्रेटिक रूल इन्वॉल्व्स शेयरिंग पावर विद दोज अफेक्टेड बाय इट्स एक्सरसाइज। डेमोक्रेसी में किसके साथ पावर शेयरिंग होती है? जिनके ऊपर अन्याय होता है, जो अफेक्टेड है ना। पीपल हैव अ राइट टू बी कंसल्टेड। अब देखिए मॉरल क्यों है ये रीजन, तो लोगों के पास पावर है, ये पूछने की पावर है कि हाउ दे आर टू बी गवर्न। जैसे मैं अगर इंदौर सिटी में रहता हूँ तो मुझे ये पूछने का अधिकार है कि मेरे लिए इंदौर की गवर्नमेंट क्या काम करती है, मेरे लिए मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट क्या काम करती है, मेरे लिए इंडिया की गवर्नमेंट क्या काम करती है। तो ये पावर मुझे कहाँ से मिली? डिसेंट्रलाइजेशन की वजह से। देखिए डिसेंट्रलाइजेशन की वजह से लोकल गवर्नमेंट जो है इंदौर की, लोकल गवर्नमेंट में होने की वजह से, लोकल गवर्नमेंट तैयार होने की वजह से, अगर लोकल गवर्नमेंट होती ही नहीं, इमेजिन करो कि इंदौर में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन अगर होता ही नहीं तो मैं किसको क्वेश्चन पूछता? तो लोकल गवर्नमेंट बनने की वजह से मेरे पास क्वेश्चन पूछने की पावर आ गई, है ना। सिंपल है। अगर लोकल गवर्नमेंट होता ही नहीं, इंडिया में सिर्फ दो ही गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल एंड स्टेट, लोकल गवर्नमेंट है ही नहीं, तो फिर मैं किसको सवाल पूछता? तो लोकल गवर्नमेंट बनी मतलब फेडरलिज्म हुआ। तो लोकल गवर्नमेंट बनने की वजह से मेरे पास पावर आ गई कि मैं पूछ सकता हूँ कि विच गवर्नमेंट इज वर्किंग फॉर मी एंड हाउ दे आर वर्किंग, हाउ दे आर गवर्निंग मी, कौन सी पॉलिसीज वो मेरे लिए बनाते हैं। क्योंकि ये अपनी इंडिया की खुद की गवर्नमेंट है, लेजिटिमेट गवर्नमेंट है, पीपल्स गवर्नमेंट है, इसलिए ये मॉरल रीजन बन जाता है और उनकी ड्यूटी है, ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स जो है उनकी मॉरल ड्यूटी है कि वो हमें बताए। तो पावर शेयरिंग करने की वजह से मुझे सवाल पूछने की पावर मिल गई, इसलिए ये मॉरल कॉज में आ जाता है। A legitimate government is of one where citizens through participation acquire a stick in system। देखिए लेजिटिमेट गवर्नमेंट मतलब लोगों की खुद की गवर्नमेंट है, तो लोगों की खुद की गवर्नमेंट है तो लोग गवर्नमेंट का हिस्सा भी बन सकते हैं। लोग गवर्नमेंट में इलेक्शन जीतने के बाद गवर्नमेंट में अलग अलग सिस्टम्स में अलग अलग पार्ट्स में जा सकते हैं, है ना। तो इसका अच्छा एग्जांपल है डिसेंट्रलाइजेशन। पहला था रिजर्वेशन, रिजर्वेशन में दो कम्युनिटीज को रिजर्वेशन मिल गया तो झगड़े नहीं होते सोसाइटी में। दूसरा है डिसेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन की वजह से लोकल गवर्नमेंट बना और लोकल गवर्नमेंट बनने की वजह से लोग सवाल पूछ सकते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन में स्टेट गवर्नमेंट बना, इससे स्टेट गवर्नमेंट के लोग भी सवाल पूछ सकते हैं। अगर यूनिटरी गवर्नमेंट होता तो, अगर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट होता तो हम सवाल किसको पूछते? तो हमें सवाल पूछने की आज़ादी मिलती ही नहीं। तो स्टेट गवर्नमेंट बना, फिर लोकल गवर्नमेंट बना, डिसेंट्रलाइजेशन हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर स्टेट और लोकल को बांट दी गई, इस वजह से हम सवाल पूछ सकते हैं। तो पावर शेयरिंग करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पहला पॉइंट झगड़े नहीं होते और दूसरा पॉइंट हम सवाल पूछ सकते हैं। अब इस लेसन का लास्ट पॉइंट आता है जो 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है और वो है व्हाट आर द फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। इंडिया में पावर शेयरिंग हुई है, सही है, लेकिन किसको किसको और कैसे कैसे पावर मिली? तो पहला है पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। इंडिया के संविधान में क्लियर लिखा है कि इंडिया में जो 3 ऑर्गन्स है गवर्नमेंट के, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी। लेजिस्लेचर कौन? लोकसभा राज्यसभा के मेंबर जो लॉ बनाते हैं। एग्जीक्यूटिव कौन? जो हमारे मिनिस्टर्स है, ओके। और जुडिशियरी तो आपको पता है, इंडियन जुडिशियरी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। तो इन तीनों के बीच में पावर शेयरिंग हुई है। तीनों को हम इक्वल लेवल पर मानते हैं, इनको कभी ऐसे वर्टिकली नहीं लिखा जाता। ये इनके पास इक्वल पावर है, अपनी अपनी फील्ड की इक्वल पावर है, ठीक है। इसी को हम हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर भी कहते हैं, हॉरिजॉन्टल, क्योंकि हम इनको इक्वली हॉरिजॉन्टल लेवल पे लिखते हैं। जैसे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी, हम इनको इक्वल लेवल पे लिखते हैं। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिकॉज इट अलाउज डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट प्लेस एट सेम लेवल। देखो सेम लेवल की बात आ रही है, इन तीनों के पास पावर एक जैसी ही है, बस इनके काम अलग है, एग्जीक्यूटिव के काम अलग है, जुडिशियरी के काम अलग है, लेकिन तीनों के पास इक्वल पावर है। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, नॉट वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल। सेम लेवल पे उनको रखा जाता है टू एक्सरसाइज डिफरेंट पावर्स। अलग अलग फील्ड में वो काम करते हैं लेकिन पावर उनके पास एक जैसी है। ये जो सेपरेशन हमने किया है, सच सेपरेशन इंश्योर्स दैट नन ऑफ द ऑर्गन्स कैन एक्सरसाइज अनलिमिटेड पावर। हमने तीनों को एक ही लेवल पे रखा है लेकिन काम अलग अलग है ना।
तो तीनों को एक लेवल पे क्यों रखा है? क्योंकि ये तीनों एक दूसरे पे नजर रखते हैं। तीनों एक दूसरे पे नजर रखते हैं, तो इससे क्या होता है कि कोई भी लेवल, मतलब कोई भी ऑर्गन अपनी पावर की मनमानी नहीं कर सकता। जैसे लेजिस्लेचर है, तो लेजिस्लेचर्स पे एग्जीक्यूटिव नजर रख सकते हैं, और लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव पे जुडिशियरी नजर रखता है। जुडिशियरी वाले जो लोग हैं उनको एग्जीक्यूटिव अपॉइंट करते हैं। तो एक दूसरे पे ये ध्यान रखते, नजर रखते, इससे कोई भी अपनी पावर का मिसयूज नहीं करता है। इसी को हम चेक्स एंड बैलेंस भी कहते हैं, आगे पढ़ेंगे। ईच ऑर्गन चेक्स द अदर्स, मतलब ये जो लेजिस्लेचर है ये एग्जीक्यूटिव्स की पावर चेक कर सकते हैं, एग्जीक्यूटिव्स लेजिस्लेचर की, स्पेशली एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर के ऊपर ध्यान रखते हैं, और जुडिशियरी तो इन दोनों के ऊपर ध्यान रखता है। जुडिशरी इन दोनों को ऑर्डर दे सकता है, तो एक दूसरे के काम को चेक करते हैं, इसलिए इसको चेक्स एंड बैलेंस भी कहते हैं। तो कैसे चेक्स एंड बैलेंस करते हैं ये मैं आपको एक और बार दिखा देता हूँ। सबसे पहली बात, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी, है ना, ये तीनों को हमने लिख दिया। अब अपने जो जुडिशियरी में जजेस है उनको कौन अपॉइंट करता है? एग्जीक्यूटिव, स्पेशली अपने प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट क्या आ गए? एग्जीक्यूटिव। तो जुडिशियरी के जजेस को किसने अपॉइंट किया? एग्जीक्यूटिव ने अपॉइंट किया, ठीक है। अब यही जजेस एग्जीक्यूटिव के काम को चेक करेंगे। देखो, जिसने अपॉइंट किया उसी के काम को चेक करेंगे, तो हो गया ना चेक्स एंड बैलेंस, एक दूसरे के ऊपर ये कंट्रोल रखते हैं। भले ही जजेस को एग्जीक्यूटिव ने अपॉइंट किया हो, भले ही जजेस को प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किया हो, लेकिन जजेस के पास इतनी पावर है कि वो एग्जीक्यूटिव्स को भी ऑर्डर दे सकते हैं, वो लेजिस्लेचर्स को ऑर्डर दे सकते हैं, लोकसभा राज्यसभा के मेंबर्स को ऑर्डर दे सकते हैं, वो गवर्नमेंट को ऑर्डर दे सकते हैं। तो जिसने अपॉइंट किया, एग्जीक्यूटिव ने अपॉइंट किया जजेस को, वही जजेस एग्जीक्यूटिव को ऑर्डर दे सकते हैं। इसी को कहते हैं चेक्स एंड बैलेंस। ये देखिए यहाँ पे, जजेस आर अपॉइंटेड बाय एग्जीक्यूटिव। कौन एग्जीक्यूटिव? प्रेसिडेंट। जजेस को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। लेकिन प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर्स के एडवाइस लेके, तो पीएम एंड कैबिनेट मिनिस्टर्स के एडवाइस लेके, है ना। तो जजेस आर अपॉइंटेड बाय द एग्जीक्यूटिव, दे कैन चेक द फंक्शनिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव। अब जिन जजेस को अपॉइंट किया वही जजेस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर्स को चेक करेंगे, उनके फंक्शंस को चेक करेंगे। तो जिसने अपॉइंट किया उसी के काम को चेक करेंगे, ऐसे रूल्स है अपने इंडिया में। ओके, इसी अरेंजमेंट को चेक्स एंड बैलेंस कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, तीनों को इक्वल पावर है। तीनों में से तीनों एक दूसरे के काम पे नजर रखते हैं, और कोई भी अपनी पावर का मिसयूज नहीं करता, किसी को अनलिमिटेड पावर नहीं मिलती। अब अगला पॉइंट आता है, पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। इंडिया में 3 लेवल है, सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल। तो इन तीनों में भी हमने पावर डिस्ट्रीब्यूट की। देखो मैंने ऊपर से नीचे लिखा है ना, वर्टिकल, इसे इसका दूसरा नाम क्या बनेगा? वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, है ना। इसका दूसरा नाम बनता है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। पहले वाले का था हॉरिजॉन्टल, ये मैंने ऊपर से नीचे रखा क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पावर है, स्टेट के पास थोड़ी कम, और लोकल के पास और कम। इसे सेंट्रल को ऊपर रखा, स्टेट को नीचे, और लोकल को और भी नीचे रखा, है ना। अब इसमें 3 प्रकार की गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट। लेकिन सारे देशों में ये नाम नहीं होते, अपने इंडिया में ये नेम है, सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल। तो जनरली इसको हम कहते हैं फेडरल गवर्नमेंट, दैट इज जनरल गवर्नमेंट फॉर होल कंट्री, देन प्रोविंशियल एंड रीजनल गवर्नमेंट, एंड थर्ड लेवल इट इज लोकल गवर्नमेंट, और इट में बी कम्युनिटी गवर्नमेंट, कोई भी नाम हो सकता है ना। तो इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं, लेकिन इट इज कॉल्ड फेडरल गवर्नमेंट, ठीक है। इंडिया में स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं, जनरली इसका नाम बनेगा प्रोविंशियल एंड रीजनल गवर्नमेंट, और इंडिया में लोकल गवर्नमेंट कहते हैं, एंड इट विल बी कॉल्ड थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट। अब ये जो सिस्टम है ये सारे देशों में फॉलो नहीं होता है, अपने इंडिया में फॉलो होता है सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल, बाकी देशों में नाम अलग हो सकते हैं, ठीक है। ये पॉइंट हमें समझना है। तो यहाँ पे सेंट्रल, स्टेट और लोकल में हमने पावर शेयरिंग कर दी। देर आर मेनी कंट्रीज वेयर देयर इज नो प्रोविंशियल और स्टेट गवर्नमेंट, कुछ देशों में स्टेट गवर्नमेंट ही नहीं है ना। कुछ देशों में लोकल गवर्नमेंट नहीं है, दो गवर्नमेंट कुछ देशों में है, तीसरी नहीं है। तो अलग अलग देशों में अलग अलग सिस्टम हो सकता है। इंडिया में तीनों गवर्नमेंट है, सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल। हम इसको सेंट्रल कहते हैं, इसको स्टेट, इसको लोकल। बाकी देशों में सेंट्रल को फेडरल कहेंगे, स्टेट को रीजनल या प्रोविंशियल कहेंगे, और लोकल को शायद लोकल गवर्नमेंट उस देश में है या नहीं भी हो सकती है, ठीक है। दिस इज व्हाट दे डिड इन बेल्जियम। अब बेल्जियम में तो पावर शेयरिंग हो गई है, बेल्जियम में सेंट्रल, स्टेट और कम्युनिटी गवर्नमेंट है। लेकिन श्रीलंका की बात करेंगे तो श्रीलंका में तो पावर शेयरिंग हुई ही नहीं। श्रीलंका की जो मेजोरिटी कम्युनिटी उसने तो पावर शेयरिंग की ही नहीं, है ना। तो इसे हम बोलेंगे पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट, सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल, तीनों में पावर शेयरिंग कर दी, तीनों को अपनी अपनी पावर हमने बांट दी है। अगला पॉइंट बनता है पावर इज शेयर्ड, और पावर में अल्सो बी शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है रिजर्वेशन। हमने रिजर्वेशन दे दिया ना, तो SC ST को भी पावर मिल गई, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट में, क्योंकि उनका भी तो रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए ना।
तो ये पॉइंट बनता है कि हमने SC ST जैसे सोशल ग्रुप्स को भी पावर दे दी, उनके भी नेता है, उनके भी मिनिस्टर्स बनते हैं। सच एज रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप, अब वो रिलीजियस ग्रुप्स हो सकते हैं, कम्युनिटी उनकी डिटेल में हो सकती है, या लिंग्विस्टिक ग्रुप्स हो सकते हैं लैंग्वेज के बेसिस पर। इन सम कंट्रीज देयर आर कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल अरेंजमेंट्स, कुछ देशों में तो रूल्स भी बनाए दिए गए कि कोई सोशल कम्युनिटी बैकवर्ड है, कोई रिलीजियस कम्युनिटी बैकवर्ड है तो उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। वेयर बाय सोशली वीकर सेक्शंस एंड वुमेन, कुछ देशों में औरतों को भी रिजर्वेशन है, प्रेजेंटेड इन लेजिस्लेचर एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो जो वीकर ग्रुप से सोसाइटी में सोशली हो या फिर लिंग्विस्टिक हो, रिलीजियस हो, उनको भी हमने रिजर्वेशन दिया, मतलब एक प्रकार से क्या कर दिया, पावर उनको दे दी। बेल्जियम ने क्या किया, कम्युनिटी गवर्नमेंट बना दी। तो बेल्जियम ने कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाने के बाद डच हो, फ्रेंच हो या फिर जर्मन हो, इन तीनों को पावर उन्होंने बांट दी थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट में। इंडिया ने क्या किया, रिजर्वेशन दे दिया, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज, चाहे लोकसभा हो या विधानसभा, SC ST को रिजर्वेशन है, तो मिल गई ना पावर SC ST को, तो सोशल ग्रुप्स को पावर मिल गई। ये पावर शेयरिंग क्यों करना जरूरी है, क्योंकि ऐसा अगर पावर शेयरिंग करेंगे तो इन बैकवर्ड लोगों को स्पेस मिलेगा, स्पेस इन गवर्नमेंट, उनको सरकार में जाने का मौका मिलेगा, खुद की डेवलपमेंट का मौका मिलेगा। दे विल गेट चांस टू बी द पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, उनको एडमिनिस्ट्रेशन में जाने का मौका मिलेगा। कौन से ग्रुप्स को, ऐसे बैकवर्ड डाइवर्स ग्रुप्स को, है ना। और अगर पावर शेयरिंग नहीं की तो उनको क्या फील होगा, दे विल फील एलिनेटेड फ्रॉम द गवर्नमेंट, उनको अकेलापन महसूस होगा, उनको लगेगा कि ये देश उनके लिए कुछ करता ही नहीं है, दे आर नॉट द पार्ट ऑफ दिस कंट्री, ऐसा उनको लगने लग जाएगा। इससे सोशल ग्रुप्स को भी पावर देना बहुत जरूरी है और हमने दी है। दिस मेथड इज यूज टू गिव माइनॉरिटी कम्युनिटीज अ फेयर शेयर, ये मेथड क्यों अपनाई जाती है, ताकि माइनॉरिटी कम्युनिटी को भी इक्वल चांस मिले सरकार में आने का। अगला पॉइंट बनता है, लास्ट पॉइंट इस चैप्टर का, पावर इज शेयर्ड अमंग पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप एंड मूवमेंट ग्रुप्स। अब आप बोलेंगे पॉलिटिकल पार्टी को कैसे पावर मिलती है। देखिए इंडिया में चॉइस है, देखिए यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको, इन डेमोक्रेसी सिटीजन्स मस्ट हैव फ्रीडम टू चूज अमंग वेरियस कंटेंडर्स फॉर पावर। जैसे इलेक्शन होता है ना, लोकसभा का जनरल इलेक्शन या विधानसभा का इलेक्शन, हमारे पास चॉइस है कि हम बीजेपी को वोट करें कि कांग्रेस को। अगर हम बीजेपी को वोट करेंगे तो बीजेपी जीतेगी, तो बीजेपी को पावर मिलेगी, है ना, पॉलिटिकल पार्टी की बात हो रही है ना। अगर हम कांग्रेस को वोट करेंगे तो कांग्रेस जीतेगी, तो कांग्रेस को पावर मिलेगी, तो मिल गई ना पावर, हम जिसको वोट करेंगे उसको पावर मिलेगी। ठीक है, तो पॉइंट ये बनता है कि अगर इलेक्शंस में कंपटीशन होती है तो ये कंपटीशन अच्छी बात है, इस कंपटीशन की वजह से पावर शेयरिंग होती है। कंपटीशन अमंग डिफरेंट पार्टीज, इट इज़ वेरी गुड, एंड सच कंपटीशन इंश्योर्स दैट पावर डज नॉट रिमेन इन वन हैंड। अगर कंपटीशन होगी तो हमेशा कांग्रेस की सरकार नहीं रहेगी, हमेशा बीजेपी की सरकार नहीं रहेगी, पावर शिफ्ट होती रहेगी, कभी कांग्रेस के पास कभी बीजेपी के पास। तो ये पावर शेयरिंग बहुत यूनिक है, और ये पावर शेयरिंग लोगों के हाथ में है, लोग जिसको वोट करेंगे उसके हाथ में पावर जाएगी। तो ये पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है, इन अ लॉन्ग रन पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज दैट प्रेजेंट डिफरेंट आइडियोलॉजीज एंड सोशल ग्रुप्स। जो पॉलिटिकल पार्टी अच्छी आइडियोलॉजी प्रेजेंट करेगी, जो पॉलिटिकल पार्टी ज़्यादा से ज़्यादा सोशल ग्रुप्स को अपने साथ लेके चलेगी या सोशल ग्रुप्स की आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाएगी, उस पॉलिटिकल पार्टी को वोट मिलेगा। जो पॉलिटिकल पार्टी सबके लिए काम करेगी उसको वोट मिलेगा और उसको पावर मिलेगी, है ना। कभी कभी उनको डायरेक्ट पावर मिलती है, मतलब डायरेक्ट सरकार बनाते हैं, लेकिन कभी कभी वो कोलेशन की सरकार बनाते हैं। समटाइम्स दिस काइंड ऑफ शेयरिंग कैन बी डायरेक्ट, जैसे बीजेपी को 273 सीट्स मिल गए, डायरेक्ट पावर मिल गई, मोदी जी पीएम बन गए बिना किसी के साथ कोलेशन किए। वैसे उनका कोलेशन है लेकिन जरूरत नहीं थी उनको, है ना। वेन टू और मोर पार्टीज फॉर्म एन अलायंस, कभी कभी पावर शेयरिंग अलायंस करके भी मिलती है, जैसे बीजेपी और शिवसेना का अलायंस था पहले, अभी वो टूट गया, लेकिन बीजेपी और शिवसेना का अलायंस था। तो बीजेपी जीती, शिवसेना को भी मौका मिला, तो शिवसेना को भी सेंट्रल गवर्नमेंट में जाने का मौका मिला, तो मिल गई ना पावर शिवसेना को भी, अलायंस। तो पहले इलेक्शन लड़ते हैं तब जो ग्रुप बनता है अलायंस, इलेक्शन लड़ने के बाद जब जीतते हैं फिर कोलेशन बनाते हैं। ये देखिए यहाँ पे, इफ देयर अलायंस इज इलेक्टेड, अगर बीजेपी शिवसेना की अलायंस जीत गई, दे फॉर्म अ कोलेशन गवर्नमेंट, फिर वो कोलेशन गवर्नमेंट बनाते हैं, उसमें बीजेपी को भी पावर मिलती है और शिवसेना को भी पावर मिलती है, एंड दस पावर शेयर और शेयर पावर। इन अ डेमोक्रेसी वी फाइंड इंटरेस्ट ग्रुप्स, अब ये तो पॉलिटिकल पार्टी की बात होगी, जो जीतेगा उसको पावर मिलेगी। अब इंटरेस्ट ग्रुप, प्रेशर ग्रुप, जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन, बजरंग दल, ABVP, और भी बहुत सारे अलग अलग इंटरेस्ट ग्रुप है, प्रेशर ग्रुप से, फार्मर्स का प्रेशर ग्रुप होता है, इंडस्ट्रियलिस्ट का प्रेशर ग्रुप होता है, इनको भी पावर दी जाती है। कैसे, वी फाइंड इंटरेस्ट ग्रुप सच एज दोज ऑफ ट्रेडर्स, व्यापारियों का इंटरेस्ट ग्रुप होता है। इंटरेस्ट ग्रुप मतलब क्या, अपनी पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए काम करने वाले लोग, उनके इंटरेस्ट के लिए, उनकी डिमांड्स के लिए काम करने वाले, बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, फार्मर्स एंड इंडस्ट्रियल वर्कर, ऐसे इंटरेस्ट ग्रुप्स को भी हमने पावर दी है। तो इनको कहाँ से पावर दी हमने, तो देखिए कैसे होता है, दे ऑल्सो विल हैव अ शेयर इन गवर्नमेंटल पावर्स, इनको भी गवर्नमेंटल पावर्स मिलती है।
कैसे मिलती है कि हम उनको पार्टिसिपेट करवाते हैं। फार्मर्स का ग्रुप है, इंडस्ट्रियलिस्ट का ग्रुप है, बिजनेसमैन का ग्रुप है, उनको हम किस में पार्टिसिपेट करवाते हैं? गवर्नमेंटल कमिटीज़। जब गवर्नमेंट कोई पर्टिकुलर डिसीजन लेने वाली है, उसके लिए जो कमिटी बनती है, उस कमिटी में जैसे किसानों के लिए कोई डिसीजन लेने वाली है तो फार्मर्स का ग्रुप उसमें शामिल हो जाएगा। इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए कोई कमिटी है तो इंडस्ट्रियलिस्ट के 1-2 लोग उसमें होंगे। तो इस तरह से उनको भी कमिटी में आने का मौका मिलता है, और जो डिसीजन लिया जाता है उसमें ये इंडस्ट्रियलिस्ट के 1-2 लोग अपना ओपिनियन बता सकते हैं। और ब्रिंगिंग इन्फ्लुएंस ऑन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, और ये अगर इंडस्ट्रियलिस्ट फार्मर्स ये उस कमिटी में रहेंगे तो जो भी डिसीजन लिया जाएगा उसमें इनका भी ओपिनियन होगा, इनका भी इन्फ्लुएंस होगा। तो इस तरह से पावर शेयरिंग की जाती है। तो ये 4 तरीके से पावर शेयरिंग इंडिया में होती है। पहला था पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी। देन पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट लेवल्स, सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल। सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर अलग, स्टेट की अलग, लोकल की अलग। फिर सोशल ग्रुप्स को हमने पावर दी, रिजर्वेशन कर दिया। एंड लास्ट इज पॉलिटिकल पार्टी, प्रेशर ग्रुप एंड मूवमेंट ग्रुप। पॉलिटिकल पार्टीज को पावर मिलती है हमारे वोट की वजह से, जिसकी सरकार बनेगी उसको पावर मिलेगी। और प्रेशर ग्रुप और मूवमेंट ग्रुप्स को गवर्नमेंटल कमिटीज़ में आने का मौका मिलता है। ये देखिए लास्ट सेकंड लाइन में बताया कि ये गवर्नमेंटल कमिटीज़ में आते हैं और डिसीजंस जो लिए जाते हैं उसमें अपना इन्फ्लुएंस छोड़ते हैं। तो इस तरह से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं इन सारी चीज़ों को, है ना। तो मुझे लगता है कि आपको ये चैप्टर पूरा समझ में आ गया होगा। आप फर्स्ट वीडियो को भी पूरा देख लीजिए और सेकंड को भी देखिए, तो आपके सारे डाउट सॉल्व हो जाएंगे। और अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, तो मैं उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना के आपको भेज दूंगा। ओके, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।